हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर 10 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, ग्रेड 9 सोशल साइंस बुक से। इस चैप्टर की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर्स करेंगे, जिसमें हम सिर्फ एक पार्ट कवर करेंगे, बाकी पूरा चैप्टर आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं। यहाँ पर हम जो चैप्टर का पार्ट ले रहे हैं वो है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन। सबसे पहला क्वेश्चन है पोजीशन क्या है गवर्नर की और उसके फंक्शंस क्या होते हैं। तो गवर्नर जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कहा जाता है स्टेट का इंडिया के अंदर। इनको अपॉइंट कौन करता है? प्रेसिडेंट। गवर्नर की जो मेन फंक्शन है उसमें क्या क्या करना होता है इन्हें? सबसे पहले चीफ मिनिस्टर अपॉइंट करते हैं और बाकी और मिनिस्टर्स को गवर्नर अपॉइंट करते हैं। ये अपनी सहमति देते हैं उन बिल्स के लिए जो कि पास करी जाती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा, और कम्युनिकेट करते हैं सेंटर के साथ कुछ उन मैटर्स पर जो बहुत खासियत वाले होते हैं, बहुत महत्वता रखते हैं स्टेट से संबंधित। गवर्नर के पास पावर है कि वो डिसमिस कर सकता है गवर्नमेंट को अगर गवर्नमेंट जो है अपनी मेजॉरिटी प्रूव करने में फेल हो जाती है या फिर वो संविधान का उल्लंघन करती है। तो ये है आपका पोजीशन क्या है गवर्नर की, कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है स्टेट का इंडिया के अंदर, और जो उनके फंक्शंस हैं वो यहाँ पर दिए हुए हैं, जिसमें उनको चीफ मिनिस्टर और बाकी मिनिस्टर्स को अपॉइंट करना है, सहमति देनी है बिल पर जो लेजिस्लेटिव असेंबली द्वारा पास किए जाते हैं, सेंटर के साथ उन मैटर्स पर जो कि इंपॉर्टेंस रखते हैं स्टेट से संबंधित, उसके लिए कम्युनिकेशन बनाते हैं, साथ ही साथ गवर्नमेंट को डिसमिस कर सकते हैं अगर वो फेल हो जाती है अपनी मेजॉरिटी प्रूफ करने में या कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन करती है। दूसरा क्वेश्चन है एग्जीक्यूटिव पावर्स क्या होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की। अब जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इंडिया के अंदर है उसमें जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं वो एक्सरसाइज करी जाती है चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा। ये जो एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं इसमें आता है कि उन लॉज को लागू करना, इम्प्लीमेंट मतलब लागू करना, जो कि असेंबली के द्वारा पास की गई हैं, तैयार करना और लागू करना स्टेट बजट को, अपॉइंटमेंट्स करवाना जो अलग अलग गवर्नमेंट पोजीशंस होती हैं उनके ऊपर, और जो भी स्टेट के डिपार्टमेंट्स हैं या एजेंसीज हैं उनका कामकाज। जो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं ये कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होते हैं असेंबली के लिए। इन जो भी पावर्स हैं जिनको वो करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उसके लिए जो मेन जिम्मेदारी होती है, जवाबदेही होती है, वो चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की होती है। थर्ड है पोजीशन और एग्जीक्यूटिव पावर्स प्राइम मिनिस्टर की क्या है। तो प्राइम मिनिस्टर हेड ऑफ द गवर्नमेंट है और लीडर होते हैं मेजॉरिटी पार्टी के लोकसभा के अंदर इंडिया में। प्राइम मिनिस्टर जो है एग्जीक्यूटिव पावर्स को एक्सरसाइज करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मदद से और पूरी तरह से जिम्मेदार होते हैं जो भी अफेयर्स है कंट्री के, कामकाज है कंट्री के, उनकी देखरेख के लिए। एग्जीक्यूटिव पावर्स जो प्राइम मिनिस्टर की है उसमें आती है कि पावर है उनके पास कि वो अपॉइंटमेंट कर सकते हैं अलग अलग गवर्नमेंट पोजीशंस के लिए, लॉज को पास कर सकते हैं, लागू कर सकते हैं जो कि पास करी गई हैं पार्लियामेंट के द्वारा, रिप्रेजेंट करते हैं कंट्री को इंटरनेशनल फोरम पे, और फॉर्मुलेट करते हैं, बनाते हैं पॉलिसीज जो कि कंट्री की डेवलपमेंट और प्रोग्रेस में काम आती है। प्राइम मिनिस्टर की जवाबदेही होती है पार्लियामेंट के लिए और उन लोगों के लिए जिनके लिए ये सारी पावर्स को वो एक्सरसाइज करते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स प्रेसिडेंट की क्या है। एज पर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो प्रेसिडेंट है इंडिया के वो हेड ऑफ द स्टेट है और उनके पास दोनों ही लेजिस्लेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स होती है। अब लेजिस्लेटिव पावर्स जो प्रेसिडेंट की है उसमें आते हैं कि वो अपनी बिल के लिए सहमति दे सकते हैं जो पास किए गए हैं पार्लियामेंट के द्वारा, सम्मन कर सकते हैं, प्रोरॉग कर सकते हैं सेशंस जो पार्लियामेंट के हैं, बुला भी सकते हैं, खत्म भी कर सकते हैं और एड्रेस कर सकते हैं पार्लियामेंट को। प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस यानी कोई भी ऑर्डर इशू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में नहीं होता है। इसी तरह से एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो प्रेसिडेंट की है उसमें आता है प्राइम मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का और अदर हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स का। इसके अलावा गवर्नर्स का जो स्टेट्स के हैं और एम्बेसडर्स जो फॉरेन कंट्रीज के हैं उनका अपॉइंटमेंट करते हैं। प्रेसिडेंट कमांडर इन चीफ कहे जाते हैं आर्म्ड फोर्सेस के और इनके पास पावर है कि वो नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं और ये सारी पावर्स जो है एक्सरसाइज करते हैं सिर्फ और सिर्फ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर जो कि लीड करी जा रही होती है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। नेक्स्ट है कैसे एक बिल जो है वो एक्ट बनता है, इसका प्रोसीजर आपको बताना है। तो एक बिल जो है वो एक्ट बनता है कुछ खास प्रोसीजर की मदद से। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, बिल को इंट्रोड्यूस किया जाता है किसी भी हाउस में लेजिस्लेचर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के द्वारा या मिनिस्टर के द्वारा।
पहली रीडिंग जो होती है उसमें बिल को प्रेजेंट किया जाता है हाउस में, फिर एक डेट सेट करी जाती है सेकेंड रीडिंग के लिए। इस स्टेज पर कोई भी डिबेट नहीं होती है। जो सेकेंड रीडिंग है इसमें बिल पर बहस होती है, फिर इस पर वोटिंग होती है। अगर मेजोरिटी जो मेंबर्स की है वो वोट करती है फेवर में बिल के, तो फिर ये जो है कमिटी स्टेज तक आगे बढ़ता है। थर्ड आती है कमिटी स्टेज। इसमें जो कमिटी है मेंबर्स की वो एग्जामिन करती है बिल को डिटेल में, एविडेंसेस सुनती है एक्सपर्ट से या जो पार्टीज इंटरेस्टेड होती हैं उनसे, और फिर अपने जो अमेंडमेंट्स हैं उनको सजेस्ट करती है। रिपोर्ट स्टेज, कमिटी रिपोर्ट्स जो है वो फिर दोबारा हाउस में आती है। अगर बाई चांस कोई अमेंडमेंट्स या चेंजेस किए गए हैं बिल के अंदर, फिर हाउस में इसमें बहस होती है और हर अमेंडमेंट के ऊपर वोटिंग करी जाती है। थर्ड रीडिंग जो है उसमें बिल जो है उस पर बहस होती है और फिर उसको फाइनल टाइम के लिए उस पर वोटिंग कराई जाती है। अगर ये पास हो जाता है तो ये फिर दूसरे हाउस में जाता है और उसमें भी सेम प्रक्रिया करी जाती है। रॉयल असेंट, अगर बिल जो है पास हो जाता है दोनों हाउसेस से, फिर या तो ये गवर्नर जनरल को भेजा जाता है या उनकी सहमति के लिए। एक बार ये ग्रांट हो गई तो फिर बिल जो है वो एक्ट बन जाता है और फिर ये कानून बना दिया जाता है। नेक्स्ट है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है रिगार्डिंग मनी बिल। इंडिया के अंदर जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं मनी बिल से संबंधित वो हैं कि सिर्फ लोकसभा यानी जो लोअर हाउस है पार्लियामेंट का, वही मनी बिल को इंट्रोड्यूस कर सकती है। राज्यसभा जो कि हमारे यहाँ का अपर हाउस है, सिर्फ उसमें सजेशंस दे सकता है मनी बिल पे, पर उसमें बदलाव नहीं कर सकता। प्रेसिडेंट भी अपनी सहमति दे सकते हैं बिल के लिए 14 डेज के अंदर, जब उनको ये बिल मिला। एक मनी बिल जो है उसमें सिर्फ वो प्रावधान होते हैं जो टैक्सेशन से रिलेटेड होते हैं, बोरोइंग से रिलेटेड होते हैं मनी के गवर्नमेंट के द्वारा, खर्चे से रिलेटेड होते हैं जो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है उससे, या फिर पेमेंट होता है मनी का फंड। जो स्पीकर है लोकसभा के वो डिसाइड करते हैं कि ये जो बिल है ये मनी बिल है या नहीं, और उनका ही जो डिसीजन है वो फाइनल माना जाता है। फिर आता है यूजफुलनेस एंड लिमिटेशंस ऑफ राज्यसभा। अब यूजफुलनेस क्या है राज्यसभा की और इसकी क्या सीमाएं हैं। राज्यसभा यानी अपर हाउस ऑफ इंडियन पार्लियामेंट, इसकी कुछ लिमिटेशंस और यूजफुलनेस है। सबसे पहले देखते हैं यूजफुलनेस क्या है। रिप्रेजेंटेशन, राज्यसभा रिप्रेजेंट करती है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज को इंडिया के अंदर, और इसमें जो है इनको नेशनल लेजिस्लेचर पे इनकी आवाज जो है तो एक उनको रखने का मौका देती है। स्टेबिलिटी, मेंबर्स जो राज्यसभा के हैं वो इलेक्ट किए जाते हैं 6 साल के लिए, जो कि प्रोवाइड करते हैं कंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी लेजिस्लेटिव प्रोसेस को। एक्सपर्टाइज में राज्यसभा जो है उसमें जो मेंबर्स होते हैं वो एक्सपर्ट्स होते हैं अलग अलग फील्ड्स में, और उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जो योगदान है, वो लेजिस्लेटिव प्रोसेस को और बढ़ा सकता है। चेक्स एंड बैलेंसेस क्या है कि राज्यसभा एक्ट करती है चेक के तौर पे लोकसभा में, और ये देखती है कि कोई भी हेस्टी यानी जल्दबाजी में या गलत कंसीडर किए हुए लेजिस्लेशन पास ना हो जाए। अब सीमाएं क्या है। सबसे पहले आता है डिले। राज्यसभा कोई भी बिल को पास करने में डिले कर सकती है, जिससे फ्रस्ट्रेशन बढ़ता है और डिले होता है लेजिस्लेटिव प्रोसेस में। अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन, जो नंबर ऑफ सीट्स अलॉट करी गई हैं हर एक स्टेट की राज्यसभा के अंदर, वो प्रोपोर्शनल नहीं है उसकी पॉपुलेशन से, जिससे अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन होता है। लिमिटेड पावर्स है इसके पास कोई भी पावर नहीं है कि ये इनिशिएट कर सके, अमेंड कर सके मनी बिल्स को, जिससे जो है इसकी पावर, लेजिटिमेट पावर्स में एक रिस्ट्रिक्शन आता है। पॉलिटिकल एफिलिएशन, राज्यसभा जो है वो ज्यादातर चुनी जाती है पॉलिटिकल एफिलिएशंस के आधार पर बजाय एक्सपर्टाइज की, जिससे जो क्वालिटी है डिबेट की और डिसीजन मेकिंग की वो काफी हद तक कम हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो है चूज द करेक्ट ऑप्शन। व्हाट इज द डिसाइडेड एज फॉर द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली? करेक्ट आंसर इज 25 ईयर्स। कितने मेंबर्स होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में? लोकसभा 545, राज्यसभा 245। तो आंसर इसका ए है। कौन सा स्टेट है जिसमें 2 हाउसेस नहीं है लेजिस्लेटिव के? इसका करेक्ट, ज्यादातर आपको आंसर जो मिलेगा वो तमिलनाडु मिलेगा, बट इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंध्र प्रदेश है। हु अपॉइंट्स द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट? प्रेसिडेंट। क्या टाइम पीरियड होता है मेंबर्स ऑफ लोकसभा का? 5 ईयर्स। किस हाउस में पार्लियामेंट जो है वो अपॉइंट करते हैं 2 एंग्लो इंडियन मेंबर्स? लोकसभा में। कौन एडमिनिस्टर करता है ओथ ऑफ सीक्रेसी टू द प्राइम मिनिस्टर? प्रेसिडेंट। अब यहाँ पर आपको मैच द पेयर्स बताने हैं। डिस्ट्रिक्ट सेवा सदन, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और डिस्ट्रिक्ट पंचायत एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, इनके हेड्स कौन कौन है? मेयर, डीडीओ, कलेक्टर और कमिश्नर। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, यानी 1 का सी। डिस्ट्रिक्ट सेवा सदन कलेक्टर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन कमिश्नर, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत
DDO। ये जो है इसका करेक्ट आंसर है, तो आपका मैच जो है बी है। कितने मेंबर्स नॉमिनेट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा में? करेक्ट आंसर इज 12। कौन प्रेजेंट करता है बजट पार्लियामेंट के अंदर? द करेक्ट आंसर इज फाइनेंस मिनिस्टर। आप इस चैप्टर के जो बाकी दोनों पार्ट से स्टार्टिंग के जिसमें 10 क्वेश्चन हैं, वो कंप्लीट चैप्टर आप हमारी ऐप पर देख सकते हैं। क्योंकि हमारी जो ऐप है असा एजुकेशन, उसमें अब हम बिल्कुल नए वीडियोस ला रहे हैं जिसमें काफी डिटेल में और बहुत ही अच्छे से क्लियर करके इजी हिंदी में समझाया गया है। अगर आपको लगता है कि आपको उसमें कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, तो आप जो है डायरेक्ट मैसेज करके उसका उसी टाइम पर आंसर ले सकते हैं। इसके अलावा उसमें पूरी नई तरीके से सॉल्व एक्सरसाइजेस हैं और साथ ही साथ एक्सप्लेनेशंस हैं, समरीज हैं, जो आपको और सब्जेक्ट्स की भी उसमें मिल जाएगी। तो पूरा चैप्टर जो है कंप्लीट देखने के लिए या कंप्लीट उसको लर्न करने के लिए असा एजुकेशन ऐप को जरूर डाउनलोड कीजिए।